हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक 2023 का सेट वन नहीं किया है। ये उनके लिए स्पेशली वीडियो है, और जिन्होंने कर लिया है, जिन्हें 2023 का सेट वन आता है, वो आप जो है वीडियो को लीव करके चले जा सकते हैं और दूसरी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप जो है आपको आता हो फिर भी देखो, मैं नहीं कहता हूँ आपको आता है, आपके सारे आपको जो है सेट वन कंप्लीट है तो बिल्कुल जो है आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं आता है तो 2023 का सेट वन जरूर से कंप्लीट कर लीजिए। अगर अभी तक आपका सेट नहीं कंप्लीट है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आएंगे अगर सेट वन नहीं किया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने हैं। देखिए 2023 का सेट वन आज मैं आपको बताऊंगा। जब कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है 2023 का सेट वन करा दीजिए, मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे फिर से वीडियो बनानी पड़ रही है। हालांकि मैंने बता दिया है 2023 का सेट वन, ठीक है, सेट वन ईजे 2023 का। कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर 2023 का सेट वन बता दीजिए, मुझे जो है नहीं मिल रहा है, तो उसी के चलते हुए मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसे पढ़ लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि क्लास 12 तक हम आपको आपकी जो स्टडी बढ़िया से बढ़िया कराएंगे, ठीक है। चलो देखो जो पहला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है, कह रहा है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखनी है। पहला है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। दूसरा है जब ध्रुव और फोकस के बीच हो। ये हमें जो है कंडीशन दी गई हैं। चलो यहाँ पर हमको क्या करना है, किरण आरेख खींचना है। देखिए किरण आरेख खींचना है हमको, तो कैसे करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, पहले का यहाँ पर एक अवतल दर्पण बताया गया है। क्वेश्चन ऊपर देखिए क्या है, अवतल दर्पण है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले हमारी कंडीशन क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। देखिए हमें वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है, ठीक है। तब हमको बतानी है प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी और प्रकृति कैसी होगी। चलो पहले तो अवतल दर्पण बताया गया है, तो अवतल दर्पण हम बना लेते हैं यहाँ पर ऐसे कर, इस तरीके से। अवतल दर्पण आपको पता है खोखले गोले का कटा भाग होता है, इसमें बाहरी तल पर जो है कलाई कर दी जाती है, ठीक है। और परावर्तन कहाँ होता है, परावर्तन अंदर की ओर होता है। ये हमारा अवतल दर्पण है और इसका एक मुख्य अक्ष होगा। सबसे पहले एक मुख्य अक्ष बना लो कुछ इस टाइप से। देखो मुख्य अक्ष बना लिया मैंने, सीधी सीधी रेखा मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये ध्रुव है, ठीक है। ध्रुव यहाँ पर जो है ध्रुव है, ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। और इसके आगे हमारा कहीं एफ होगा और यहाँ पर हमारा सेंटर होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। हमसे बताया गया है कि वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच है। वक्रता केंद्र ये है और फोकस ये है, तो इसके बीच हमको एक वस्तु को रखना है। सबसे पहले इस टाइप से देखिए मैंने वस्तु को रख दिया। मान लेता हूँ कि ए और बी हमारी वस्तु है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींचेंगे इस टाइप से। देखिए इसके समांतर मैंने एक रेखा खींच दी। आप जब समांतर खींचते तो फोकस से होकर के चली जाती है परावर्तन के बाद किरण, तो परावर्तन के बाद क्या करेगी, ये फोकस से होकर के चली जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से देखिए परावर्तन हुआ और ये जो है फोकस से होकर के चली गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से फोकस से डालेंगे इस किरण को, जो है फोकस से डालेंगे इस टाइप से। तो फोकस से आप डालेंगे तो यहाँ पर परावर्तन होगा। फिर देखिए फोकस से डालेंगे तो समांतर हो जाएगी। देखो मैंने जब समांतर डाला तो फोकस से चली गई और जब फोकस से डाला तो समांतर हो गई। तो हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो यहाँ पर बना है। देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर हमारा जो है प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखिए लिख सकते हैं। पहले तो हमको प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी है, तो किरण आरेख ये खिंच गया है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, दर्पण के आगे होगा कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब होगा। ये दर्पण है, दर्पण के आगे है, तो लिख दीजिए प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी दर्पण के आगे, दर्पण के आगे। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। अब हमको प्रकृति भी बतानी है, तो प्रकृति बता दीजिए, प्रकृति कैसा प्रतिबिंब होगा। देखिए प्रतिबिंब हमारा कैसा है, उल्टा है। समझ रही हो नहीं समझ रही, देखो ये सीधा है और ये उल्टा है, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, उल्टा बना। और कैसा बना, उल्टा बना और वस्तु से बड़ा बना, ठीक है। ये प्रतिबिंब हमारा पास बनेगा, ठीक है। देख लीजिए ये वस्तु है तो वस्तु से बड़ा बना है और ये उल्टा बना है, ठीक है, इस टाइप से। देखिए अगली कंडीशन जो हमारी है उसको देख लीजिए। हमारी जो अगली कंडीशन है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, ध्रुव व फोकस के बीच। देखिए इसमें भी सबको आपको जो सेम ही करना है, बिल्कुल क्या करना है, एक अवतल दर्पण ले लेना इस टाइप से। यहाँ पर क्या करते हैं, बाहरी तल पर हम क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं, ठीक है। कलाई कर दी और इसका एक मुख्य अक्ष बना लीजिए, कुछ इस टाइप से एक मुख्य अक्ष बन जाएगा। यहाँ पर इसका ध्रुव होगा, पी होगा
और यहाँ पर इसका फोकस होगा और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र सी होगा। ठीक है, बताया गया है कि ध्रुव ये है और फोकस ये है, तो इसके बीच ध्रुव और फोकस के बीच हम एक वस्तु को रखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने एक वस्तु को रखा, ठीक है, इस वस्तु को रखा, ये ए और बी वस्तु है। यहाँ पर देख लीजिए ये ए बी वस्तु है, तो प्रतिबिंब हमारे पास बन जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, चलो हमने ए बी वस्तु रखी। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप किरण खींचेंगे ना, किरण आ रही है कि देखिए सबसे पहले आप करेंगे समांतर डालेंगे किरण। आपको सबसे पहले समांतर डालना है, तो सबसे समांतर आपने सबसे पहले डाल ली किरण। अब समांतर डालेंगे तो फोकस से चली जाएगी। आपको मैंने ऊपर बताया था कि जब भी समांतर डालते हैं मुख्य अक्ष के, तो जो किरण होती है परावर्तन के बाद फोकस से होकर के चली जाती है। तो ये फोकस से होकर के चली गई, देखिए यहाँ से फोकस से चली गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से तो डाल नहीं सकते हैं, तो यहाँ से सेंटर से डालेंगे, वक्रता केंद्र से यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से हमने किरण को डाला। तो आप जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र से कोई किरण डालते हैं तो वो जिस मार्ग से गई उसी मार्ग से वापस आ जाती है। देखिए वक्रता केंद्र से मैंने ऐसे डाला तो इस मार्ग से गई और इसी मार्ग से जो है वापस आ जाएगी। देखिए जा रही है और ये वापस आ रही है, तो इधर गई इधर ही आ गई। तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ कहीं पर नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब अगर आप इमेजिन करें तो प्रतिबिंब हमारा आगे चलकर कहीं पर बन सकता है कुछ इस टाइप से। देखिए आगे हमारा बन जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास जो है बनेगा। ठीक है, समझ गए। तो प्रतिबिंब कुछ इस टाइप से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तो बनेगा नहीं, तो आभासी बना है। आभासी कैसे बना, क्योंकि हमने इमेजिन किया, कल्पना करी, तो आभासी है प्रतिबिंब। चलो पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, उसके बाद प्रकृति लिखेंगे। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी हो जाएगी। देखिए ये वाला जो है प्रतिबिंब बना था दर्पण के आगे, तो ये वाला कहाँ पर बना, देखिए दर्पण के पीछे बना है कि नहीं। दर्पण के ये आगे है और ये पीछे है, तो दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बना हमारे पास दर्पण के पीछे। ठीक है, चलो ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। बाकी प्रकृति भी तो हमको बतानी है, तो प्रकृति देख लीजिए। प्रकृति, तो प्रकृति कैसी है, देखिए ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा है, सीधा है। देखिए जैसी वस्तु सीधी है ना, ये वाला तो उल्टा था, और ये कैसा बना, सीधा बना। तो प्रतिबिंब हमारे पास बना सीधा, और कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना। देखिए वस्तु छोटी है और इससे बड़ा बना है ना, तो यहाँ पर बड़ा बना। और कैसा बना, आभासी बना, आभासी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आभासी कैसे होता है, जब डॉट डॉट में दिखाते हैं तो आभासी बनता है। ये देखिए डॉट डॉट में हमने इमेजिन किया, यहाँ पर बना, बाकी ये हमने इमेजिन नहीं किया था, यहाँ पर रियल पिक्चर बनी है, बाकी यहाँ पर आभासी बना है, काल्पनिक बना है। ठीक है, इस टाइप से समझ गए। हाँ चलो आगे जो हमारा न्यूमेरिकल है उसे देखते हैं क्या है। आगे हमारा न्यूमेरिकल है, देखिए अगला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी आएगा। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा प्रतिबिंब का आकार हमको बताना है। ठीक है, चलो भाई हो जाएगा। क्वेश्चन तो आसान है। क्वेश्चन 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लो। इस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु की जो लंबाई दी गई है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, दिया है, क्या दिया गया है, हमें वस्तु की लंबाई दे दी गई है। वस्तु की लंबाई बताया गया कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु हो, तो वस्तु की जो लंबाई है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और वस्तु की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ओ से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें ओ दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे हमको क्या बताया गया है कि बताया गया कि वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, तथा हमको वक्रता त्रिज्या भी दी गई है। वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास कितना है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इससे आप फोकस दूरी निकाल लीजिए। जब भी वक्रता त्रिज्या दी जाए आपको तुरंत ही फोकस दूरी निकाल लो। तो r बराबर क्या होता है, फार्मूला 2f होता है। r और f में संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ये होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिज्या रखेंगे, फोकस हमारा निकल जाएगा। तो देखिए त्रिज्या हमारी 30 है तो रख देंगे, और ये 2f ये कट जाएगा, 2 एकम 2 2 पंचे 10। तो f बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो जो फोकस दूरी आ गई है वो आ गई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, आगे भी हमको दिया गया है, आगे कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया है। हाँ, बताया गया है कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है, वो कहाँ पर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो जो वस्तु की स्थिति है, जो वस्तु की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख दो कि वस्तु की स्थिति जो वस्तु की स्थिति, देखिए वस्तु की स्थिति या वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो u बराबर हमको दिया गया है 20 सेंटीमीटर।
और देखो यहाँ पर बताया गया किसी दर्पण, किसी यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर उत्तल दर्पण होना चाहिए था, ठीक है। तो उत्तल दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में याद रखेगा U माइनस होता है, बाकी सभी पॉजिटिव होते हैं। UBF में केवल U माइनस होगा, बाकी BF पॉजिटिव होंगे, किसमें? उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो U क्या मैंने लिया? माइनस लिया, ठीक है। चलो, तो हमको क्या निकालना है? तो हमें देखिए यहाँ पर निकालना है, बताया गया है कि हमको निकालना है कि प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। ऊपर क्वेश्चन देखिए, उस पर देखिए क्या बताया गया है। बताया गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि बी हमको बताना है, और बताना है प्रकृति बतानी है, और आकार बताना है, किसका? प्रतिबिंब का। और प्रतिबिंब का आकार ही बताना है हमें, प्रतिबिंब का आकार। और प्रतिबिंब का आकार देखो, वस्तु की लंबाई या वस्तु का आकार ओ होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बोले या प्रतिबिंब का आकार बोले तो आई होता है, ठीक है। तो हमको आई पता करना है, ठीक है, बी निकालना है, आई निकालना है, ठीक है। चलो अब आसान तरीके से इसको करेंगे। देखो यहाँ पर दर्पण बताया गया, दर्पण है कि नहीं? दर्पण बताया गया उत्तल दर्पण, तो दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, दर्पण के सूत्र से। अगर लेंस होता तो लेंस का सूत्र लगाते, दर्पण के सूत्र से। देखो दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अब यहाँ पर मान को रखिए, देखो f कितना है हमारे पास? 15 है। b कितना है हमारे पास? b हमको पता करना है। और यहाँ पर u कितना है हमारे पास? -20 है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो क्या करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/20, तो यहाँ से हमारा 1/20 प्लस यहाँ पर इतना है, और ये बराबर में हमारे पास 115 है। अब यहाँ से 1/b को रोकी और बराबर 115, ये प्लस का है, इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन करना बेटा आपको आना चाहिए, ये मैं चीज़ जो अभी नहीं बता रहा हूँ। 20 से कम 20, बोर्ड एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, और मैं आपको अगर सॉल्यूशन सिखाऊंगा तो टाइम ही नहीं बचा है उस चीज़ का। 15 दूनी 30 और 300, ठीक है। ये भिन्न वगैरह है, छोटी छोटी ये कैलकुलेशन है। 20 से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, और नीचे हमारे पास कितना है? 30 है, तो 5 का 5, 5 छक्का 30, तो बी की 20 से गुणा हो जाएगी, बी आ जाएगा 60 कम 60। तो आप देख सकते हैं जो प्रतिबिंब की जो स्थिति आई है वो आ गई है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो यहाँ पर तक समझ में आ गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। आधा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब हमें प्रतिबिंब का आकार निकालना, ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए जगह बची है, तो यहाँ पर कर देंगे, क्यों बेकार में पेन जो है बेकार करें। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं m बराबर क्या होता है? I/O बराबर B/U, लेकिन दर्पण है तो माइनस लेंगे, अगर लेंस होता तो यहाँ पर प्लस लेते। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए आवर्धन का, m बराबर I/O बराबर -B/U। हमें अभी ये आवर्धन से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, केवल इसको लेंगे। देखिए आई हमको पता करना है। ओ कितना है हमारे पास? ओ कितना है? ऊपर देखिए, ओ जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस बी हमने अभी निकाला 60 है, तो 60। यू कितना है हमारे पास? यू हमारे पास -20 है, ठीक है। चलो अब ये काट दो, कट रहा हो तो 20 दिया 60, और यहाँ पर देखिए कम हो जाएगा, तो आई की 1 से गुणा हो जाएगा, आई आ जाएगा 5 दिया 15, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आकार आ जाएगा प्रतिबिंब का, ठीक है। चलो यहाँ पर ऐसे लिख दो कि अतः प्रतिबिंब की स्थिति कितनी हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर, तथा आकार, प्रतिबिंब का आकार 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आगे क्या हमको प्रकृति भी बतानी है ना, तो प्रकृति बता दीजिए। देखिए प्रकृति, देखो यहाँ पर अब इसकी जो है हमको प्रकृति बतानी है, तो प्रकृति बहुत ही आसान है। देखो कैसे निकालोगे इसकी प्रकृति। देखो किस में आया? देखिए यहाँ पर बी किस में आया? बी आया आपका प्लस में, बी किस में आया? प्लस में आया, तो दर्पण के पीछे बनेगा फिर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब बिंब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, बिंब दर्पण के पीछे ठीक है बनेगा, ठीक है। चलो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था हमें, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा, हाँ अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताया गया है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक, 4 ओम प्रतिरोध दिया गया है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना। विभवांतर यानी कि बी हमको बताना है। देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां पर देख लीजिए।
यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है। सबसे पहले लिखो दिया है, गिवन दैट, दिया है कि 4 ओम प्रतिरोधक, तो प्रतिरोध जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 4, ठीक है। प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं तो हमें दिया गया 4 ओम, ठीक है। ये वाला जो है ओम का साइन है। आगे बताया गया 100 प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड यानी समय, तो समय हमारे पास जो टी है, टी यानी समय, समय कितना है प्रति, प्रति का मतलब 1, प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड, ठीक है। प्रति का मतलब बेटा होता है 1, प्रति का मतलब क्या होता है 1 होता है, 1 सेकंड, ठीक है। आगे 100 जूल ऊष्मा, ऊष्मा कितनी दी गई है, ऊष्मा यानी कि एच, हीटिंग, हीट यानी ऊष्मा, ऊष्मा कितनी है हमारे पास 100 जूल है, 100 जूल, ठीक है। चलो, और कुछ दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया, हमको विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर यानी कि बी हमको पता करना है, वी व्हाट इज, तो यहाँ पर ये चीज़ हमको बतानी है। चलो, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप जानते आर बराबर बी अपॉन आई फार्मूला होता है, ये होता है ना, तो हमें आर देखिए पता है और बी हमको निकालना है, लेकिन आई भी तो अभी हमको पता ही नहीं है आई, तब हम ये फार्मूला अभी नहीं लगा पाएंगे, तो हमें सबसे पहले आई निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसमें रखना पड़ेगा, तब हमारा जो है आई बी आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, आई पता करते हैं। आई पता करने के लिए देखिए एच है, तो यहाँ से एच बराबर फार्मूला लगा करके आंसर निकाल लो। देखो एच बराबर फार्मूला क्या होता है, एच बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, यही तो फार्मूला होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर रखो, देखो एच कितना है हमारे पास 100 है, और आई हमको निकालना है, और आर कितना है हमारे पास 4 है, और टी अपने पास 1 है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखो 100 बराबर 4 की यहाँ से हो जाएगा 4 आई स्क्वायर, गुणा में तो 4 बटे में इधर आ जाएगा तुम्हारे पास आई स्क्वायर, तो हमारे पास देखिए यहाँ से हो जाएगा आई स्क्वायर बराबर 4 दूना 8, 4 पंचे 20 यानी कि 25, 25 चक्कू 100 ना, तो आई बराबर देखिए 25, स्क्वायर हटा लेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो आई बराबर हमारे पास आ गया 25 यानी कि 25 का वर्गमूल 5 आएगा ना, तो 5 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा, एम्पियर, ठीक है। ये हमारे पास जो है धारा आ गई है। अब धारा आ गई तो विभवांतर बहुत ही आसान हो गया। देखो मैंने आपको बताया था फार्मूला, अभी फार्मूला ये बताया था मैंने, आर बराबर बी अपॉन आई, ओम के नियम के हिसाब से ये होता है ना। तो देखो यहाँ से देखो आर कितना है बेटा, देखो आर हमारे पास 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख दो, 4 लिख दो, और जो विभवांतर तो हमको पता करना है, आई मैंने अभी निकाला, तो बटे में कुछ नहीं तो 1, बी की 1 से गुणा हो जाएगी तो बी आ जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 20 वोल्ट हमारे पास जो है विभवांतर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो कि अतः विभवांतर प्रतिरोधक के सिरों के मध्य विभवांतर लिख गया है, विभवांतर है, ठीक है। विभवांतर यानी कि बी बराबर हमारे पास आ जाएगा 20 वोल्ट। ये आपको जो है आंसर करके नोट करके लिख देना है, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। चलो आगे जो अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका अक्सर यूज़ करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन सीख लीजिए, बहुत ही आसान है। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं, ठीक है। एक घर है उसमें 100 वाट के 15 लैंप जो हैं 6 घंटे जलते हैं, रोज, हर रोज 6 घंटे जलने ही जलने हैं। आगे बताया गया 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी 10 घंटे कार्य करता है। मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में 15 लैंप हैं, और 15 लैंप कितने कितने वाट के, 100 वाट के हैं, और आप 6 घंटे जो है हर रोज जलाते हैं उन्हें। और 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी है, रेफ्रिजरेटर 300 वाट का है, और उसे आप 10 घंटे जलाते हैं प्रतिदिन। तो और आपका जो कि आगे ₹2.50 प्रति यूनिट की दर से एक माह में विद्युत खर्च क्या आएगा। आपके घर में जो खर्च आएगा वो कितना आएगा, कितने रुपए की बिजली जो है खर्च हो जाएगी, कितनी यूनिट खर्च हो जाएंगी, ठीक है। और ₹2.50 प्रति यूनिट बताया गया है, यानी कि एक यूनिट की जो कीमत है वो ₹2.50 है, आपको एक यूनिट की जो है ₹2.50 चार्ज किए जाएंगे आपसे, ठीक है। चलो यहाँ पर हमको खर्च बताना है, कितना खर्च आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं। आपके घर में बिल वगैरह आता रहता होगा, तो आप खुद निकाल सकते हैं इस चीज़ को। देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है, दिया है, देखो यहाँ पर पहले तो हम लैंप पर बात करते हैं। लैंप पर हम पता करेंगे कि लैंप पर कितनी यूनिट खर्च होंगी। हम सबसे पहले क्या पता करेंगे कि लैंप जो है कितनी यूनिट खाएगा, मतलब कितनी यूनिट खर्च करेगा, इससे कितनी यूनिट खर्च होंगी, ये हमको पता करना है सबसे पहले। तो हमको क्या निकालना है, यूनिट निकालनी है। चलो देखो लैंप जो है वो 100 वाट का है, 15 लैंप हैं और 6 घंटे जलते हैं। सबसे पहले देखिए यूनिट हमको निकालनी है। तो देखो यूनिट जो निकालने का फार्मूला होता है, हम निकाल रहे हैं कि लैंप द्वारा कितनी यूनिट खर्च होंगी। तो यूनिट बराबर फार्मूला होगा वाट गुणा घंटा। ये क्या लिख दिया मैंने, घंटा यार, खट्टा लिख दिया, अभी रुक जाइए फिर से देखिए। यूनिट
बराबर वाट गुणा घंटा गुणा समय बटा 1000। यही होता है ना आपका फॉर्मूला। देखिए यूनिट बराबर वाट गुणा घंटा गुणा समय बटा 1000, दिमाग में डाल लो। यूनिट अगर निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर यूनिट निकल आएंगी। अब देखिए यूनिट हमारी निकल आई हैं, अब उसमें कोई सोचने समझने की बात है ही नहीं। देखिए वाट कितने वाट का है भैया? लैंप आपका 100 वाट का है, ठीक है भैया 100 वाट का। घंटे कितने चलाते हो आप? 6 घंटे चलाते हो। और समय कितने का निकाल रहे हो? हमसे बोला गया एक माह में कितना खर्च होगा, मतलब एक महीने में कितनी जो है जो वो आएगा, कितना बिल कितना आएगा एक महीने में। तो एक महीने में सपोज कर रहा हूँ 30 दिन है, आप 29 भी ले सकते हैं, 28 भी ले सकते हैं, 31 भी ले सकते हैं। मैं 30 भी लेता हूँ, ठीक है, सिंपल से अपना 30 ले लो। तो 30 दिन का हम निकाल रहे हैं, समय हमारा 30 दिन है। बाकी कितने लैंप है? बाकी अगर हम इतने पर ही सॉल्व करने लगे, मान लीजिए मैं इतने पर ही इसको सॉल्व कर दूँ तो एक लैंप का आएगा हमें। तो भैया हम चला रहे हैं, कितने लैंप चला रहे हैं हम? 15 लैंप चला रहे हैं, तो 15 से गुणा करानी पड़ेगी। अभी अगर मैं इसको 15 से गुणा ना कराऊँ तो एक लैंप का आएगा। हमें 15 लैंप का निकालना है तो 15 से गुणा करा देंगे बस। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिट हमारे पास आ जाएंगे। देखिए 6 3 18 गुणा 15, तो यूनिट हमारे पास क्या आएंगी? 15 और 18 की गुणा करानी है। देखिए यहाँ पर गुणा पहले तो करा लो। 8 पंजे, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। 8 एकम 8, 9 10 11 12 120, और 15 एकम 15, तो 0 5 2 7 1 2 270 आ जाएगा, ठीक है। तो 270 यूनिट हमारी आ गई हैं, किसमें? लैंप में। यानी कि लैंप भाई 270 यूनिट आपकी एक महीने में ले लेगा, खा लेगा। एक महीने जो है यूनिट लेगा 270 लेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर पर। अब बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटर कितनी यूनिट खर्च करेगा, कितनी यूनिट जो है खाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब रेफ्रिजरेटर पर बात कर रहे हैं हम, रेफ्रिजरेटर पर। तो रेफ्रिजरेटर पर यूनिट कितनी खर्च होंगी? फिर से हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, यूनिट बराबर वाट गुणा घंटा। वो ऊपर लिखा वहाँ पर देख लीजिए। देखिए वाट, अब यहाँ पर वाट है तो भैया वाट कितने वाट का है आपका यूनिट? रेफ्रिजरेटर है 300 वाट का, तो 300 वाट से गुणा करा देंगे। 300 वाट कर दिया। और घंटा, कितने घंटे चला रहे हो आप तो भैया चला रहे हो 10 घंटे। और समय 30 दिन का निकाल रहे हैं, और नीचे हमारा 1000 होता है फॉर्मूले में, ठीक है। और कितने रेफ्रिजरेटर हैं? 1 है, 2 हैं, 3 है, 1 रेफ्रिजरेटर है, बताया गया 1 रेफ्रिजरेटर, तो 1 से गुणा करा देंगे। अब देखो ये कट जाएंगे 3 जीरो से हमारे, ये कट गए, ठीक है। तो हमारे पास जो यूनिट आ गई हैं वो कितनी आ गई हैं? 30 3 90, यानी कि 90 यूनिट खर्च होंगी भैया रेफ्रिजरेटर में। 90 यूनिट खर्च होंगी। अब बताइए भैया, आपका जो लैंप है वो 270 यूनिट खा रहा है, रेफ्रिजरेटर 90, तो अब बताइए कुल यूनिट कितनी आएंगी? टोटल। अब कुल यूनिट निकालेंगे, इसलिए कुल यूनिट देखो ये लैंप की हैं और ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर की हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 9 7 16, 2 और हाथ से बढ़ाकर 3, 360 यूनिट आ गई भैया। तो हमारी जो कुल यूनिट सब कुछ चलाने में 360 यूनिट खर्च होंगी रेफ्रिजरेटर और लैंप को हमें। अब देखिए इसलिए अतः यहाँ पर अतः करके लिख दो, आंसर आ गया। हमसे कितने रुपए का? देखिए 360 यूनिट हमारी खर्च हो रही हैं और 2.5 रुपया यूनिट खर्च है, ठीक है। 2.5 रुपया प्रति यूनिट पर एक माह में कुल खर्च बराबर, देखो 2.5 रुपया है, ठीक है। 2.5 रुपये गुणा 360, क्योंकि आपको पता है भैया एक यूनिट का 2.5 रुपये है, तो 360 का कितना होगा? 360 से 2.5 की गुणा करा देंगे। तो देखो यहाँ पर गुणा कराने पर पॉइंट कटेगा, 10 बढ़ेगा, जी कट जाएगा। और यहाँ पर 25 और 36 की जो है गुणा करानी पड़ेगी हमें। तो 5 6 30, 5 15, 16 17 18, और 2 चंग 12, 2 3 6 7, 0 8 9 10, 7 8 9, 900 आ जाएगा रुपये भैया। तो 900 रुपये हमारे जो है एक महीने में देने पड़ेंगे। एक 900 रुपये का बिल जो है आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन को आंसर ही हो जाएगा 900। बाकी अगर 999 आए, हमारा जो है यहाँ पर देखिए अनसॉल्वेड जो पेपर है ना, यहाँ पर आ रहा है इसका 999। देखिए 999 आ रहे हैं, आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पर 999 आ रहा है। अब 999 क्यों आ रहा है? क्योंकि वो उन्होंने निकाला है 31 दिनों का, ठीक है। हमने 30 दिनों का निकाला, आप 31 दिन का यहाँ से निकालना, 31 से गुणा करना, तो आपका जो है 999 आ जाएगा, ठीक है। चलो जितना कम दिन रखोगे उतना ही तो कम भी लाएगा। चलो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, सभी बच्चे को जो है समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम,
हमने फिजिक्स क्लास 10th फिजिक्स के जितने भी नियम हैं फिजिक्स के, उन सभी को बताया है वीडियो में। एक ही वीडियो में सारे के सारे नियम बताए हैं, और नियम तो हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा, हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से, जो बहुत छोटे छोटे जो नियम बताएं बहुत ही अपनी भाषा में, और बिल्कुल आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझा ही इतना बढ़िया करके देंगे। तो देखिए वो वीडियो देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, या आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, लिंक आपको दिखेगी, ठीक है, सारे नियम्स की, वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अगर नहीं देखिए तो चलो आगे न्यूमेरिकल देख लीजिए इसका। एक 0.2 मीटर लंबे तार की लंबाई ये है, में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार को 0.5 न्यूटन प्रति एम्पीयर से मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। तार पर कितना बल कार्य करेगा, हमको बल निकालना है, तार पर कितना बल लगेगा। चलो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है बल यानी कि एफ हमको निकालना है, अथवा वाला क्वेश्चन है ना इसका। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन ऊपर देखिए, उसमें बताया कि 0.2 मीटर लंबा तार। अच्छा, तार की जो लंबाई है, देखिए यहाँ पर तार की लंबाई, देखिए तार की लंबाई को मैं L मान लेता हूँ, L हमको दिया गया है 0.2 मीटर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बताया गया है कि मैं 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, 2 एम्पीयर की धारा अभी हमको दे दी गई है। तो धारा यानी कि आई, भैया आई हमारे पास 2 एम्पीयर है, तो एम्पीयर के लिए एएमपी लिख दिया करो, या एक केवल लिख दिया करो, ठीक है, तो शॉर्टकट में ज़्यादा सही रहेगा। चलिए आगे देखिए, चूकी करके लिख दो सिंस। और क्या हमको दिया गया है, आगे बताया गया है कि 0.5 न्यूटन प्रति एम्पीयर से मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी हमको दिया गया है कितना, 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर से मीटर, ये चीज़ हमको दी गई है, ठीक है। तो हमको निकाल, हाँ, और कोण भी तो दिया गया ना हमको, थीटा, जो कोण दिया गया है, बताया गया कि 45 डिग्री के कोण यानी कि थीटा जो हमारे पास है वो 45 है। मैं मान लेता हूँ जो कोण है वो थीटा है, और थीटा में 45 दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है, हमें तार पर लगा बल निकालना है। तार पर लगा बल, तार पर कितना बल लगेगा ये हमको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर देखो बहुत ही आसान है, तार पर लगा बल यानी कि एफ हमको बताना है, ठीक है, तो एफ निकालना है हमें। तो अगर बल निकालना होता है तो एफ बराबर क्या फार्मूला होता है, देखिए बल निकालने का फार्मूला होता है एफ बराबर VIL साइन थीटा। अब बस ये फार्मूला इसमें रख दो, मान अब आंसर आ जाएगा। देखो एफ बराबर बी कितना है, बी आपके पास है 0.5, और आई कितना है 2 है, और एल कितना है 0.2 है, और ये साइन थीटा कितना है 45 है। अब यहाँ से हो जाएगा, देखो 0.5 की 0.2 से गुणा कराओगे तो आएगा 0.01, और ये हमारे पास 2 गुणा साइन 45 का मान, अभी चलिए आगे रख दूंगा मैं, ठीक है। देखो यहाँ से f बराबर, ये f है बेटा, ठीक है, समझ जाइए, f है ये हमारे पास, ये f है। अब देखो 0.0 एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटा नंबर है। अब इसकी इससे गुणा कराएंगे कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल छोटा सा फर्क पड़ेगा, वो दिखेगा भी नहीं। तो इसकी इससे गुणा कराने पर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो सिंपली ये आप जो हटा भी सकते हैं, आप केवल इसको लिख लीजिए 2 साइन 45 को, क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसे गुणा करेगा तो ज़्यादा कुछ मान में फ़र्क पड़ेगा नहीं तो आप इसको भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसको हटा दीजिए, इसको लीजिए खाली 2, यहाँ पर देखिए 2 साइन 45 का मान 1/, ये होता है ना 1/√2, तो ऊपर 2 की 1 से गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे अपने पास √2 है। अब देखिए नीचे कभी रूट की संख्या हुई है, नहीं हुई है। अब इसको हटाना पड़ेगा, नहीं नीचे, ये नीचे रूट है, हटाना पड़ेगा। तो इसको क्या हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका एक आप जो घन वो क्या कर देंगे, हर परमीकरण कर देंगे, इसका हर परमीकरण कर देंगे। तो ऊपर नीचे इसको लिख दो तो ये हट जाएगा, 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 2√2, और √2 की √2 से गुणा करोगे, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रूट से रूट, और 2 हमारा 2 बार है, इसको एक बार लिख लेंगे, कट जाएगा। तो हमारे पास जो बल आएगा वो आएगा √2n, ये आएगा, ठीक है। तो तार पर √2n बल कार्य करेगा, ठीक है। चलो इस टाइप से जो है इसके हमने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, ठीक है। बाद में इसका उपखंड खा है जो केमिस्ट्री का है, इसको हम अगले वीडियो में समझा देंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बनाएंगे इस पर वीडियो, नहीं तो हम जो है आगे और इसके सेट्स की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलो कमेंट कीजिए, कराना है कि नहीं कराना, आप लोग कमेंट करेंगे तभी बनाएंगे। कम से कम 10 कमेंट आने चाहिए इस पर, ठीक है, 10 कमेंट आएंगे तभी जाकर के इस पर वीडियो बनेगी,
ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और लाइक जरूर कर दीजिएगा बेटा, लाइक कर दीजिए करो, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, सब कुछ आपके लिए करते हैं, तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, कम से कम एक फ्रेंड को जरूर से शेयर कीजिएगा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।